Hello everyone, welcome back to my classes. So I am back again with my next video. ठीक है, let's just quickly revise कि हमने अब तक क्या किया था. तो आपको जैसा याद होगा, and if you are following with my previous videos, हमने क्लास 11th की बायोलॉजी का एक यूनिट शुरू किया हुआ है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. राइट, एज एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नीट हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है. ये पैटर्न हम कंटिन्यूअसली पेपर्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं. करेक्ट. तो आई विल बी ओनली टेकिंग एनसीईआरटी एज अ रेफरेंस हियर एंड देयरबाय आई स्टार्टेड विद पेज वाइज डिस्कशन. ठीक है, पेज नंबर 185 और 186 पे गिवन टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस करके कवर अप किया था. ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक के बेसिस पे आपके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस लाई हूं जो पिछले दौरान नीट में पूछे गए हैं. ठीक है, ऑन द सेम टॉपिक जिसकी वीडियो मैंने पीछे खत्म की है. चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस उन्होंने इससे in the past all years we have seen. ठीक है, तो in the past 5 years 5 questions have been asked from this topic of mechanism of breathing. तो पिछले 5 सालों में 5 ऐसे टॉपिक 5 ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखे गए हैं नीट में, जो कंटिन्यूअसली हम इस पैटर्न में स्टडी करते आ रहे हैं. ठीक है, लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस वन बाय वन. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज गिवन that select the correct events that occur during inspiration, and this question was asked in NEET 2020. और अगर आप एनसीईआरटी पेज रेफरेंस देखें तो ये एनसीईआरटी पेज नंबर 185 पे गिवन है. ठीक है, लेट्स डिस्कस कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए एंड व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस. ठीक है जी, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट इवेंट्स, तो वो क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट. तो साइड में आप लिख लीजिएगा कहीं करेक्ट. क्योंकि ऐसा क्यों लिखने को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में ना इनकरेक्ट पूछा गया होता है और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में करेक्ट का आंसर मार्क कराते हैं. राइट, तो इसीलिए बेटर है कि पहले आप साइड पे लिख लीजिए कि पूछा क्या उन्होंने. ठीक है, तो उन्होंने करेक्ट सिक्वेंशियल इवेंट्स पूछे हैं, सिक्वेंशियल नहीं सॉरी करेक्ट इवेंट्स पूछे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंस्पिरेशन. अब हमने एक और कीवर्ड डाल दिया कि कौन से टॉपिक के बारे में पूछे हैं, इंस्पिरेशन. जैसे हम 2 वर्ड्स लिख देंगे हमें याद आ जाएगा कि इंस्पिरेशन जैसा टॉपिक हमने स्टडी किया था एंड विल क्विकली रिकॉल कि इंस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, तो इंस्पिरेशन में वी स्टडीड inhale of oxygen. To breathe in oxygen is the process of inspiration. ठीक है, जब हमने पिछले क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर को अंदर लेने के लिए अंदर के प्रेशर को कम होना पड़ता है. अंदर का एयर प्रेशर जो हमारे लंग्स का है उसको कम होने की जरूरत है, तभी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन फ्लो कर पाएगा. क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट का स्टेट होता है कि हर गैस इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है. राइट, तो इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई टू लो ताकि दोनों का क्या हो जाए, बैलेंस. ठीक है जी. अब प्रेशर को अंदर कम करने के लिए हमें लंग्स की, जहां लंग्स बैठे हुए हैं दैट इज थोरैसिक कैविटी, लंग्स की और थोरैसिक की दोनों, थोरैक्स की दोनों की हमें वॉल्यूम या मतलब स्पेस या फिर मैं कह लूं कैविटी या उसकी जगह वो बढ़ानी पड़ती है. ठीक है, जैसे हम उसकी जगह बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में एक लाइव हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल देके भी समझाया था. जिन्होंने नहीं देखा है गो बैक एंड सी वंस, यू विल गेट टू नो व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन टू दिस. ठीक है जी. तो लेट्स स्टडी कि कौन सी ऐसे मसल्स हैं जिसकी वजह से हमारी थोरैक्स की या लंग की वॉल्यूम बढ़ जाती है. तो वो 2 तरह के मसल्स हैं जिसकी वजह से ये हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे. दैट इज डायफ्राम मसल्स, जिसके ऊपर हमारा लंग रेस्ट कर रहा है, और दूसरे हमारे इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स कौन से होते हैं? जो रिब्स के बीच में होते हैं. ठीक है, वो मसल्स भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी थोरैसिक की जो वॉल्यूम है थोरैक्स की वो एक्सपैंड होगी. ठीक है जी. सो देयर अकर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यस करेक्ट, इट डज अकर. There occurs contraction of external intercostal muscles. Yes, those muscles also contract. The pulmonary volume decreases. No. Right? हमने अभी पढ़ा कि प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम को हमें बढ़ाना पड़ता है. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस? नो, क्योंकि इंट्रापल्मोनरी का मतलब होता है प्रेशर इनसाइड, इंट्रा का मतलब इनसाइड, पल्मोनरी का मतलब लंग्स. वो प्रेशर बढ़ रहा है नहीं.
इंस्पिरेशन के दौरान वो प्रेशर क्या होता है, कम, क्योंकि वॉल्यूम हमारी बढ़ जाती है। तो एज पर दिस डिस्कशन हमारे सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, सो यहाँ पे 1 एंड 2 आंसर है डी में, तो आंसर इज डी। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नीट ने पूछा, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स उठाई, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मैं वैसे ही लाइन टू लाइन अपनी हर वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आप इसको भी अच्छे से फॉलो अप करेंगे, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर। देन नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से भी वो क्या पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करो। तो चलो अगर हम कीवर्ड्स लिखेंगे तो पहला हमें क्या पढ़ना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स। उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया किसी चीज का भी, ठीक है। सो अब क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि किस बारे में वो करेक्ट पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 185 से उठाया हुआ है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से ही उठाया हुआ होगा। एंड नीट 2019 का क्वेश्चन है, जो 2019 में पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था, ये 2019 में पूछा गया। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Expiration occurs due to external intercostal muscles। एक बात बताइए, जब हमने अभी अभी पढ़ा या सुना आप लोगों ने कि इंस्पिरेशन और ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम प्रेशर कम करने के लिए, इन सब के लिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। और हमारे जो मेजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं वो होते हैं डायफ्राम मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मार्क के बारे में लिखा है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट इतनी फिट नहीं बैठती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर is lower than the atmospheric pressure during inspiration। ये चीज मैंने अभी अभी डिस्कस की थी कि जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, मतलब जब हम गैस को, एयर को अंदर लेना चाह रहे हैं, तो हमें लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है दैट इज इंट्रापल्मोनरी, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा, कम। वेयर जो एयर का प्रेशर है बाहर वाली एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसका प्रेशर हमें कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा, वील हैव टू इंक्रीज। तभी क्या होगा कि ये हाई टू लो मूव करेगी, इट विल मूव फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है जी। तो यहां पे कहीं ना कहीं हमें ये स्टेटमेंट ठीक दिखती नजर आ रही है। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन occurs when atmospheric pressure is less। ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग। अगर बाहर का प्रेशर लेस होगा तो एक्सपिरेशन हो जाएगी, इट विल मूव आउट, तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। एक्सपिरेशन में हो क्या रहा है, एयर बाहर जा रही है, प्रेशर बाहर जा रहा है, तो मतलब बाहर की तरफ हाई है, अंदर की बाहर की तरफ लो है, अंदर की तरफ हाई है, तभी तो वो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है ताकि बराबरी आ जाए, है ना। और अगर अंदर प्रेशर हाई है तो मतलब वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है जी। तो एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन, नो, एक्सपिरेशन के दौरान कंट्रैक्शन होगी ही नहीं। तो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, thus द आंसर इज आल्सो बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो नीट ने पूछा, ठीक है, और डायरेक्ट कहां से उठाया गया था, एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एयर इज ब्रीथ थ्रू। एयर कहां से अंदर ली जाती है, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पूरा पैसेज एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक बारी मैं दोबारा री एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, दैट इट्स हमारे माउथ पे, माउथ के ऊपर देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज नोज, जिसके ये बाहर 2 पेयर्स होते हैं जिसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रल से हमारी एयर अंदर जाती है फेरिंग्स में, नेजल चेंबर को होते हुए, फेरिंग्स से आगे वॉइस बॉक्स में जाती है, दैट इज लेरिंग्स, जो रास्ते में पड़ता है, एंटरिंग इनटू विंड पाइप दैट इज ट्रेकिया, ट्रेकिया ओपन्स इनटू ब्रोंकाई, वो ब्रोंकाई के अंदर खुलता है, क्योंकि जो हमारा ये ऐसे विंड पाइप आ रहा होता है ये आके 2 में डिवाइड कर जाता है और सेपरेटली लंग्स में खुलता है। तो इन 2 स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। फर्दर these structures divide into other smaller tubes जिनको कहते हैं bronchioles। तो ये ट्यूब्स हो गई हमारी bronchioles, and finally they terminate into balloon like structures called as alveoli। तो जो मैंने ये ग्रीन से बनाए हैं these are alveoli। तो अगर आप इस पूरे में देखें तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, एयर इज ब्रीथ थ्रू ट्रेकिया, नो,
सबसे पहले कहाँ से एयर अंदर जा रही है? नॉस्ट्रल से, उसके बाद ट्रेकिया का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। नोज, यस। लेरिंग्स, फेरिंग्स अभी हमने पढ़ा, रास्ते में पहले कौन आ रहा है? फेरिंग्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नॉस्ट्रल्स, यस सही। फेरिंग्स करेक्ट, लेरिंग्स करेक्ट, ट्रेकिया करेक्ट, ब्रोंकाई करेक्ट, ब्रोंकियोल्स एब्सोल्युटली करेक्ट, देन एल्वियोलाई करेक्ट। सो सी ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। देन नोज, माउथ एंड लंग्स, अरे एयर तो हमने नोज के थ्रू किधर किधर पहुंचाई? ट्रेकिया तक, तो ये भी नहीं हो सकता। सो द आंसर इज सी। See, such a simple question, and it was asked in 1994 AIPMT, right? NCERT पेज नंबर 184 से उठाया गया है। और ऐसे ऐसे काफी क्वेश्चंस आप एक रिपीटिंग पैटर्न पे ऑब्जर्व करेंगे जो नीट डालता है। मोस्टली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के स्टेप्स पे क्वेश्चन उठाया जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर होना दिमाग में बहुत जरूरी है कि कब वॉल्यूम ज्यादा है, कब प्रेशर कम है, कब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कब रिलैक्स कर रहे हैं, और ये सभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। सो आप सबने देखा कि कैसे मैंने नीट के कुछ क्वेश्चंस उठा के उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको समझाए हैं, राइट। देखिए बेटा, ये जरूरी नहीं होता कि हर साल नीट में क्वेश्चन आए, पहले तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है, लेकिन हमने पैटर्न देखा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टैट भी बताया था कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देन ये जरूरी नहीं कि ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर अगर 10 टॉपिक्स है तो हर टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो सिमिलरली दिस इज वन सच टॉपिक। ये जरूरी भी नहीं है कि आपके नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आएगा तो मैंने आपको लेटेस्ट ट्रेंड बताया है। देखो 20 में क्या पूछा गया, 19 में क्या पूछा गया, इन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है जी। सो इसी को आप फॉलो करते रहेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक गिवन ऑन पेज नंबर 186 and 187. थैंक यू वेरी मच।